हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और गणित का पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 का अनसॉल्व्ड पेपर लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसमें 2019 से लेकर 2025 तक के सभी पेपर का संकलन है। और यह अनसॉल्व्ड पेपर आपका गणित का है कक्षा 10 के लिए, जो कि एनसीईआरटी पर पूरी तरह से आधारित है और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 2026 की परीक्षा के लिए जो है यह बोर्ड द्वारा खुद जारी किया गया है। ठीक है, यानी यह जो है 2026 परीक्षा के लिए बोर्ड ने इसे खुद जारी किया है आपके बेहतर तैयारी के लिए। अगर आप इस अनसॉल्व्ड पेपर के मात्र 3 इयर्स के सभी पेपर को आप कर लेते हैं, कौन से 3 इयर्स, यानी 2023, 2024 और 2025 के सभी पेपर को कर लेते हैं, तो निश्चित ही रूप से बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको 95% मैथ में पाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। ठीक है, और इस चैनल पर मैं आपको सभी इन तीनों साल के पेपर को मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आज की वीडियो में हम लोग कौन से पेपर को करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2025 का सेट नंबर 5 822 BZ। ठीक है, आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का अनसॉल्व्ड पेपर हो, आपको इस कोड नंबर से ढूंढना है। सेट नंबर आपका आगे पीछे हो सकता है, इस कोड नंबर को ध्यान में रखना, 822 BZ। इस कोड नंबर के पेपर को आज हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए जो बहुविकल्पी प्रश्न आप देख रहे हैं, यहाँ पे सब पे ट्रिक किया गया है, तो बहुविकल्पी प्रश्नों को ऑलरेडी हम हल कर चुके हैं। आज की वीडियो में पार्ट 2 यानी खंड बी, खंड ब को जो है हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करने वाले हैं, वर्णनात्मक प्रश्नों को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, उन वर्णनात्मक प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले पीछे के जितने भी सेट हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न जो कि 50 नंबर के लिए होगा। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। खंड ब का पहला प्रश्न है, सभी खंड कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के लिए। को क्या है कि यदि एक बिंदु 0,1 बिंदुओं 5,-3 और x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि 0, 1 इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है तो x का मान ज्ञात करना है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं गणित सेट 5 2025 822 BZ और खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। हम मान लें कि यह जो बिंदु दिया गया है इसका जो निर्देशांक है वह P है। समझिएगा ध्यान से बच्चों, इसका निर्देशांक हम मान ले A है और इसका निर्देशांक मान ले B है। तो वह कह रहा है कि इस बिंदु से यह दोनों समदूरस्थ हैं, यानी समदूरस्थ का मतलब कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है आपस में बराबर है और उससे आपको x का मान ज्ञात करना है। यानी यहाँ से इसकी दूरी और यहीं से इसकी दूरी यह आपस में बराबर है। समदूरस्थ का मतलब यह हुआ, अर्थात यहाँ से हम यह कह सकते हैं समदूरस्थ के लिए, देखिए समदूरस्थ के लिए यहां से हो जाएगा PA बराबर PB। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी PA के बीच की दूरी और फिर PB के बीच की दूरी, और दोनों को बराबर कर देंगे और इसको हल कर लेंगे तो वहां से x का मान हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे अब इसको हल करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके लिए x का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए PA और PB, तो PA इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो देखिए पहला मान ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी रूट में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान है 5, x1 का मान है 0, तो इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान है -3, y1 का मान है 1, तो इन दोनों का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, फिर आपका PB, तो PB के लिए इन दोनों के बीच की दूरी, अब इसके लिए x2 y2 यह हो जाएगा। ठीक है, x2 y2 यह हो जाएगा, यह आपका x1 y1 यही रहेगा। तो अब यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी सूत्र आपका यही है, x2 - x1, तो x2 की वैल्यू है x माइनस x1, x1 का मान है 0, इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान है 6 और y1 का मान है 1, तो इन दोनों का होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों क्या करेंगे कि हमें जो है हमारा काम यहाँ से है कि रूट को हटाना। ठीक है, रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए हम यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। तो ये लाइन आप लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। देखिए 5 में 0 हो जाएगा, 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, प्लस -3 और -1, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, यह प्लस में हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए यह आपका x में 0 जाएगा, x सही होगा, तो यह x स्क्वायर 6 में से 1 जाएगा तो यह 5 का स्क्वायर 25। ठीक है,
आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए 25 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 25 से 25 कट जाएगा, यानी यहाँ से आ गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर 16, या दोनों बराबर में किसी को पहले लिख सकते हैं। और यहाँ से हमें x की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा रूट, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी +-4, यानी 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 हो जाएगा। यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का ख, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दो बिंदु आपको दिए गए हैं और कह रहा है जो तीसरा बिंदु है, यानी तीसरा बिंदु आपका बोला हुआ है कि -1, 6, यहाँ पे लिख देते हैं -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है बच्चों कि यह दो बिंदु, अगर इन दोनों बिंदुओं को हम मान लें कि यह A है और यह B है, यह A और B का निर्देशांक है और यह P का निर्देशांक है, तो समझिएगा यह दो बिंदु हैं, ठीक है, जिसमें इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है बिंदु A का -3, 10। समझिएगा प्रश्न को ध्यान से। बिंदु B यह है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 6, -8। अब कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाया जा रहा है तो मिलाए जाने वाले बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है, यानी यह इसका अगर मिलाने वाला बिंदु है जिसका निर्देशांक P है और इसकी वैल्यू है 1, 6, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि यह किस अनुपात में, यानी यह जो P है AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात आपको यहाँ से m1 अनुपात m2 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग सूत्र लगाएंगे और सूत्र लगाकर और यहाँ से वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, यह पहला मान आपका x1, यहाँ पे y1, यह आपका x2 और यह आपका y2, और यह जो मान है यह x और y होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे x बराबर होता है बच्चों, देखिए x बराबर होता है x2 m1 प्लस x1 m2 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। यह तो बिंदु x के निर्देशांक हो गए। ऐसे ही बिंदु y के भी निर्देशांक होंगे, तो बिंदु y के लिए क्या हो जाएगा, y2 m1 प्लस y1 m2 बटे में m1 प्लस m2। अब यहाँ से वैल्यू रखते हैं, तो देखिए x का मान क्या है -1, तो -1 बराबर x2 का मान है 6 और m1 का मान है, m1 ही रखेंगे, तो 6 × m1 यानी 6m1 प्लस x1 का मान है -3 और ये m2, तो -3m2 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ से समीकरण बना लें। तो यहाँ से जब समीकरण बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -m1, 1 का गुणा होगा तो वही होगा, -m2 इक्वल टू यह आपका हो जाएगा 6m1 प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा 3m2, ठीक है। अब पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर कर लें तो देखिए 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में यह भी है, यह भी माइनस में, तो -m1 और -6m1, यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 6 और 1 7, तो -7m1, और यहाँ पे देखिए ये आपका माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी -2m2 इक्वल टू 0। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखते हैं y2 का मान देखिए क्या दिया हुआ है, y2 का मान है -8 मल्टीप्लाई m1, ठीक है, प्लस y1 का मान है 10 मल्टीप्लाई m2, ठीक है, बटे में मल्टीप्लाई रखें या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं m2, ठीक है, m1 प्लस m2, और y का मान देखिए क्या है, उसके लिए y का मान है 6, तो यहाँ पे 6, ठीक है, 6 बराबर इतना। अब यहाँ से भी एक समीकरण बना लेंगे, यहाँ से समीकरण बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 और प्लस 10m2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए m1 को पक्षांतर करेंगे तो m1 इधर आएगा, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 8 और 6 14, तो यह 14m1, और यहाँ पे देखिए 10 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस में हो जाएगा और यह प्लस में, तो 10 में से 6 जाएगा 4 और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी माइनस, तो यह 4m2, ठीक है, 4m2 बराबर 0। इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण में देखिए एक पक्ष बराबर है, यानी राइट साइड दोनों में 0 है, तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण
1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब दोनों को बराबर करेंगे तो देखिएगा यहाँ से क्या आएगा, 7m1 माइनस 2m2 बराबर 14m1 माइनस 4m2। अब यहाँ से m1 वाले को एक साथ करते हैं तो देखिए इसका पक्षांतर करेंगे तो -7m1 माइनस 14m1 बराबर -4m2 और प्लस, यहाँ से देखिए यह इधर आएगा तो ये आपका +2m2। ठीक है, आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -7 और -14 यह आपका क्या हो जाएगा, -7 -14 तो यह आपका हो जाएगा -21 m1। ठीक है, बराबर 4 में से 2 जाएगा तो 2 -2m2, यहाँ से माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब बस यहाँ से m1 बटे m2 का मान पक्षांतर करके और आसानी से जो है हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हल करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस में होगा। ठीक है ना, क्योंकि इधर आएगा जब दूसरी साइड तो यह पॉजिटिव हो जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का तो यहाँ पे प्लस रहता है, तो यह भी आपका प्लस। अब यहाँ पे यह इधर जाएगा, यहाँ पे ये आपका माइनस हो जाएगा तो यह 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका 6m2 हो जाएगा, -6m2 माइनस माइनस मिलकर प्लस। अब देखिए m2 का इधर पक्षांतर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, m1 बटे में m2। ठीक है, और यहाँ पे यह 6 है, 21 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 6 बटे में 21, यहाँ से कट कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। यही आपका हो जाएगा बच्चों आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का गौ। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का गौ देखते हैं क्या प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 1 का गौ कह रहा है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि 1 - tan a बटे में 1 - cot a पूरे का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग यहाँ पे लेकर चलेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और सिद्ध करके राइट हैंड साइड को दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan और cot को हम sin और cos में तोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तोड़ देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। आप एग्जाम में करिएगा तो लिखिएगा। tan को आप तोड़ेंगे तो tan होता है आपका sin बटे में cos, तो sin a बटे में cos a। ठीक है, फिर पूरे के बटे में 1 - cot होता है cos बटे में sin, तो cos a बटे में sin a। ठीक है, फिर पूरा ब्रैकेट और इसका स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, cos का इसमें गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका, देखिए यह हो जाएगा cos a माइनस sin a बटे में cos a। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यह हो जाएगा sin a माइनस cos a बटे में sin a, और इसका उल्टा हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, अंश में चला जाएगा। यानी यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाकर डायरेक्ट लिख देते हैं sin a और इसके बटे में क्या आएगा, इसका इसमें गुणा, यानी एलसीएम लेकर ही कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ठीक है ना, sin a और माइनस cos a, एक लाइन हमने कम कर दिया। जो काम यहाँ पे किया है वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है, बस यह है कि यह रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी व्युत्क्रम हो जाता है, या ऊपर चला जाएगा और यह हर में रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि मेरी बात को आप यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए यह जो दिया हुआ है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस कॉमन ले लें ताकि वह इसकी तरह का हो जाए, चाहे हर से ले लें चाहे अंश से ले लें, किसी से एक से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वह इसकी तरह का हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। तो समझिएगा यहाँ से, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन का मतलब कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा इसमें, और जो माइनस है वह प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो देखिए यह जो साइन निगेटिव में है यह पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है, माइनस कॉस ए। ठीक है, बटे में कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। ठीक है, और बटे में यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, यह हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह दोनों सेम हो गए, तो यह तो कट जाएंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे क्या आया, साइन बटे में कॉस। ठीक है, साइन बटे में कॉस। ठीक है, साइन ए बटे में कॉस ए, और यहाँ पे माइनस भी है तो साइन ए बटे में कॉस ए, और यहाँ पे इसका स्क्वायर भी है। तो आप जानते हैं कि जब भी स्क्वायर होगा तो वह प्लस में हो जाएगा, और साइन बटे में कॉस आपका हो जाएगा टेन
और स्क्वायर ए, यही आपको सिद्ध करना था। यह बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का घ है। देखिए क्या प्रश्न पूछा हुआ है आपसे कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है और इससे आपको पूछा हुआ है माध्यिका। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसकी सहायता से संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो पहला मान होता है यही रहता है। ठीक है, फिर इसके नीचे वाली जो वैल्यू है उसको ऐड कर देते हैं। तो 9 और 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 16, फिर 16 और 19 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए 9 और 6 15 के 5, ठीक है, और 1 और 1 2 और 1 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। 35 और फिर 15 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 3 1 4 1 5, 50 हो जाएगा। और फिर 50 और 7 57। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो बारंबारता का मान दिया हुआ है उसको भी जोड़ लेते हैं और उसको यन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे इन सभी को जोड़ेंगे तो यह भी हो जाएगा आपका 57। आप ऐड करके चेक कर सकते हैं क्योंकि अंतिम मान जो ये आता है बारंबारता भी उसके बराबर आनी चाहिए तभी सही है। तो यहाँ से यन का मान आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे n/2। देखिए यह प्रश्न आपका 2 नंबर में पूछा है लेकिन है यह 4 नंबर का भी प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अक्सर 4 नंबर में ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे। देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 1 17, 2 8 16, 1 10, दशमलव लगाएंगे, 2 5 10, 28.5। अब यह जो n का मान आया बच्चों 28.5, यह देखना है संचयी बारंबारता वाली लाइन में कि जो यहाँ पे संचयी बारंबारता जो आई हुई है वह मान या तो एग्जैक्ट 28.5 हो या इससे जस्ट बड़ा मान इस संचयी बारंबारता वाली लाइन में आपको मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संचयी बारंबारता वाली लाइन में आपका 35 आया हुआ है। ठीक है ना, 35 आपका आया हुआ है इस लाइन में। ठीक है, इससे जस्ट बड़ा मान। तो इस लाइन की जो बारंबारता होती है बच्चों वो आपका एफ का मान हो जाता है और इससे जस्ट ऊपर संचयी बारंबारता में वो आपका हो जाता है CF। और इस लाइन का जो वर्ग अंतराल होता है वह आपका माध्यक वर्ग कहलाता है बच्चों। इसको हम लोग कहते हैं माध्यक वर्ग, जो कि बहुविकल्पी में आपसे प्रश्न पूछता है, माध्यक वर्ग। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से सभी मानों को हम लोग लिख लेंगे। देखिए कौन कौन से मान हमें पता चल गए। हमें f पता चला तो यहाँ पे f बराबर 19, हमें CF पता चला, CF बराबर 16। यहाँ पे यह यल का मान है जो निम्न सीमा है, तो यल बराबर है 20, यल बराबर 20। यच बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा है 30 और निम्न सीमा है 20, तो 30 माइनस 20 बराबर 10। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर होगा यल प्लस n/2 माइनस CF बटे में F, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, मल्टीप्लाई H। ये आपका सूत्र होता है। यहाँ से सभी मानों को रखकर और हल कर लेना है। तो यल का मान देखिए क्या है, यल का मान है 20 प्लस n/2 का ऑलरेडी मान यहाँ पे आया हुआ है 28.5। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 28.5 माइनस CF का मान 16। ठीक है, बटे में F का मान है आपका 19। ठीक है, गुणे में H का मान है आपका 10। ठीक है, इसी को हल कर लेना है। इसी को हल कर लेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस यहाँ पे 28.5 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 16 जाएगा तो 8 में से 6 गया 2। ठीक है ना, 8 में से 6 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी 12.5 आएगा। ठीक है, 12.5। ठीक, अब यहाँ से 12.5 और गुणे में ये आपका 10 और बटे में 19, इसी को हल कर लेंगे तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से 10 का गुणा करेंगे तो यह दशमलव हट जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 125 बटे में 19। यह ध्यान रखिएगा कि यह जो बटे में 19 है 125 के है, पहले इसको सॉल्व करके ही हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो 19 से भाग देंगे तो 19 छक्का 114, 19 7 133, तो बड़ा हो जाएगा। तो यह आपका देखिए 20 प्लस इसमें भाग देंगे तो 19 छक्का 114 6 हो गया। ठीक है, अब 125 में से 114 जाएगा तो 11 आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 लगाए। ठीक है, तो 110 हो जाएगा। अब 19 पचे 95। ठीक है, 19 पचे 95। ठीक है, तो दशमलव के एक स्थान या 2 स्थान तक हम ले सकते हैं, वहाँ तक लेकर हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो बस दशमलव के कई स्थान तक यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6.5, 20 और 6 26, तो 26.5 यही आपका इस प्रश्न का
आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को बच्चों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का अंग, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का अंग, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हर साल जो है इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले यह परिमेय संख्या बोला हुआ है तो इसका विपरीत मानते हैं कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मानेंगे, देखिए यह पूरी तरह से थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लिखना होता है और थोड़ा सा ध्यान देना होता है। हमेशा जब भी परिमेय अपरिमेय पूछे तो उसको उसके विपरीत मानेंगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब जब यह परिमेय संख्या है बच्चों तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो 3√2 = A/B, जहाँ पे A और B जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं। आप लिखेंगे जहाँ A तथा B सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b = not 0 है। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का इधर पक्षांतर कर दें तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, A/3b, A/3b। अब यहाँ पे देखिए 3 A और B यह सभी पूर्णांक हैं तो A/3b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 3, A और B एक पूर्णांक हैं, एक पूर्णांक हैं। ठीक है, जब यह पूर्णांक हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए A/3b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब यह एक परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या के बराबर में जो है वो अभी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो लिखेंगे अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अब क्या है कि इस तथ्य में जो है विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि √2 हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः या लेकिन, ऐसे लिखेंगे, लेकिन इस तथ्य में विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास, इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह पूरी तरह से थ्योरेटिकल ऐसे लिखना है। ठीक है, जब यह अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या अगर उसके गुणा में है, कोई भी परिमेय संख्या गुणा में है, तब भी वह अपरिमेय ही होती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं या यह निष्कर्ष निकलता है, ऐसे लिख सकते हैं, अतः यह निष्कर्ष निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है बच्चों, पूरा 2 में 2 नंबर आपको इस प्रश्न के लिए मिलेगा। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न और 2 नंबर का अंतिम प्रश्न है आपका, संख्याओं 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एलसीएम वैसे बच्चों आप क्लास 5th 6th से ही सीखते हुए आ रहे हैं। चलिए यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। 120 और 315 का एलसीएम निकालना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए 2 से यहाँ पे भाग देंगे। ठीक है ना, प्राइम नंबर से यानी अभाज्य संख्याओं से भाग देना होता है। तो 2 × 6 = 12 या 60 हो गया।
या तो नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 या 30 हो जाएगा, या नहीं कटेगा तो इसको वैसे ही लिख लेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो यह 15 हो जाएगा, या नहीं कटेगा तो इसको वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से दोनों नंबर यहाँ पे कट रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3 5 जा 15, 3 5 15, 3 1 कम 3। ठीक है, 2 अंक उतारेंगे तो 0 बढ़ेगा, 3 5 15, 105 हो गया। फिर आपका 3 से फिर कट कर लेते हैं तो 5 तो नहीं कट होगा, तो 5 को ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे 3 3 के 9 और 3 5 15। फिर 5 से कट करेंगे तो 5 से कट करेंगे, 5 1 कम 5 और 5 7 35। फिर 7 से कट करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। या तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि नीचे जो है 1 9 आ जाए, 1 1 9 आ जाए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का हम कर लेंगे गुणा। ठीक है, सभी संख्याओं का, यानी यहाँ से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर आपका गुणे 3 गुणे 3 और फिर गुणे 5 गुणे 7, गुणे 5 गुणे 7। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तरीके 24। ठीक है, 24 पचे 120। ठीक, फिर 120 या 3 आपका बचा हुआ है अभी, 120 और फिर 12 तिहाई 36, 360। ठीक है, 0 को अभी साइड कर देते हैं, 36 में 7 का गुणा कर लेते हैं पहले, 7 छक 42 के 2। ठीक है, और 7 तरीके 21 और 4 25। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया और 1 0। ठीक है, तो यह आपका एलसीएम आ गया 2520। ठीक है बच्चों, यही आपका हो गया आंसर। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, वे सभी 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं वे सभी 4 नंबर के हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझिएगा। देखिए क्या बोला हुआ है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, यहाँ पे प्रत्येक 4 अंक के हैं, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया गया है और इसका आपको निकालना है बहुलक। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हम आपको समझाते हैं, उसके लिए हम एक नए पेज पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो बारंबारता दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले बारंबारता वाली लाइन को देखेंगे। ठीक है, अब बारंबारता वाली लाइन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है, तो वह जो मान होता है वह आपका मान होता है F1 का। क्या होता है? F1। ठीक है, आई होप कि मेरी बात को समझ गए होंगे। और उस लाइन का आपका जो वर्ग अंतराल होता है वह आपका कहलाता है बहुलक वर्ग। ठीक है, जो कि बहुविकल्पी में अक्सर प्रश्न पूछता है। तो यह मान आपका F1 का होता है। जस्ट उसके पीछे का जो मान होता है, यानी ये वाला, वो आपका F0 होता है, और इसके जस्ट आगे का मान होता है वो आपका F2 होता है। अब आप कहेंगे कि इन सभी का यूज क्या है, तो इन सभी का यूज बच्चों फार्मूले में होगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले जो जो मान आपको पता है उन सभी मानों को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे F0 इक्वल टू 11, फिर आपका आता है F1 इक्वल टू 18, फिर आपका आता है F2 इक्वल टू 21। यहाँ पे जो आपका बहुलक वर्ग है उसकी जो निम्न सीमा है वो आपका यल का मान होता है, तो यल बराबर 20। फिर आपको यच का मान चाहिए, तो यच के मान के लिए उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे, तो 30 में से 20 को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 10। अब यहाँ से हम लिखेंगे बहुलक का सूत्र। ठीक है, तो देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, आई होप कि अब तक तो आपको फार्मूला याद ही हो गया होगा। ठीक है, फार्मूला होता है यल प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। यह आपका सूत्र होता है। अब यहाँ से सभी मानों को रख देंगे, तो सभी मानों को रखेंगे तो यल का मान क्या है 20, यहाँ पे 20 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 का मान है 11। ठीक है ना, F1 का मान है 18। ठीक है, F1 का मान 18 और F0 का मान है 11 बटे में 2F1, तो 2 गुणे F1 का मान 18, तो 2 गुणे 18 माइनस F0, तो F0 का मान 11 माइनस F2 का मान है 21 गुणे में H का मान है 10। ठीक है, यह मान है आपका। अब इसको और थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तो देखिए यह 20 प्लस यहाँ पे देखिए 18 में से 11 गया तो यह आपका हो जाएगा 7 बटे में 18 दूनी 36, तो यह 36 माइनस 21 और माइनस 11, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए यह क्या हो जाएगा आपका 1 और 1 2 और 2 और 1 3, यानी 32 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा और गुणे में 10। ठीक है, और देखिए और थोड़ा सा सरल करते हैं तो 20 प्लस 7 बटे में
36 में से 32 जाएगा तो यह हो जाएगा 4, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 10 का, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे चलिए 4 से इसको कट कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 10 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 आया। फिर आपका 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, फिर दशमलव बढ़ाएंगे तो वहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, तो 20 हो जाएगा, 4 पचे 20। अब यह क्या हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ पे 2.5 में 7 का गुणा कर लेंगे तो 7 पचे 35 के 5, और 7 दूनी 14 और 3 17, तो 17.5 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 17 आपका हो जाएगा 37.5। देखिए दशमलव के जोड़ घटाना में बच्चों से अक्सर जो है समस्याएं होती हैं, तो अगर आपको नहीं आता होगा तो चैनल पे बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो हमने डाला हुआ है, उन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको भिन्न का जोड़ घटाना, भाग गुणा भाग आना चाहिए, दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना आना चाहिए, आपको रूट का जोड़ घटाना यानी करड़ी का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही आनी ही चाहिए, ठीक है। तो यह बच्चों आपका हो गया आंसर 37.5, यह आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 का ख, ठीक है ना बच्चों। प्रश्न नंबर 2 का ख है यहाँ पे, देखिए किन्हीं 5 खंडों को करना है। यहाँ पे टोटल 6 दिए गए हैं, 6 में से परीक्षा में किसी 5 ही को करना है। यहाँ पे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। तो यह बच्चों वृत्त चैप्टर में आपका प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय नंबर 2 है। तो इसको हमने वहाँ पे पूरा डिटेल में हमने वहाँ पे समझाया हुआ है, तो इसके लिए आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर आप वृत्त चैप्टर को ओपन करेंगे, प्रमेय नंबर 2 आपको यह मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त का प्रमेय नंबर 2, ठीक है, जिससे वहाँ से आपको इस वीडियो को देखना है, वृत्त का प्रमेय 2, वृत्त का प्रमेय 2 देखना है, ठीक है, अध्याय 10, ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसको इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 का ग। प्रश्न नंबर 2 का ग क्या है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर से कीजिए कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। बोला हुआ किसी त्रिभुज की भुजाएं, तो हमने 2 त्रिभुज यहाँ पे बना लिया है बच्चों। देखिए एक त्रिभुज हमने बनाया ABC, दूसरा त्रिभुज हमने बनाया PQR, और जैसे जैसे उनकी भुजाएं बोला हुआ था उन भुजाओं को हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए कैसे हल करेंगे। पहले जो जो मान दिए गए हैं उन मानों को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे AB बराबर 3 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, फिर AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज की बात करें, अगर यहाँ पे दूसरे त्रिभुज की बात करें यानी इस वाले त्रिभुज की, तो देखिए PQ बराबर हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। फिर आपका है QR, तो QR बराबर हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। फिर आपका PQ है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे PR है आपका 9 सेंटीमीटर, तो ये आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अगर कोई 2 त्रिभुज हैं और उसकी संगत भुजाएं अगर अनुपातिक हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ से चलिए संगत भुजाओं का अनुपात हम निकालते हैं। संगत भुजा का मतलब क्या हुआ कि यह जो भुजा है इस भुजा के संगत होनी चाहिए, यानी अर्थात इसका अनुपात आपस में, देखिए सभी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए AB इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज में क्या है संगत भुजा PQ, तो AB बटे में PQ, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो AB का मान देखिए क्या है 3 और PQ का मान क्या है 4.5। इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना, इसको हल कर लेंगे तो देखिए यह 3, और यहाँ पे देखिए अंश और हर में हम 10 से गुणा कर दें तो यह दशमलव हट जाएगा, यानी यह हो जाएगा 45, और अंश में 10 से गुणा करेंगे तो यह 30, तो यह हो जाएगा 15 3 45 और 15 दूनी 30, यानी 2 बटे में 3 आ गया AB बटे में PQ का मान। फिर यहाँ पे दूसरा हम यहाँ पे लेकर चलते हैं AC बटे में PR, AC बटे में PR, ठीक है। तो AC बटे में PR, तो AC का मान है 6, ठीक है, और PR का मान है 9। संगत भुजाओं को लेंगे, यह बात ध्यान रखिएगा, यह नहीं कि यहाँ से AC ले ले और इसका QR ले लें, तब तो गलत हो जाएगा आपका, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 तिरिके 9, तो यहाँ पे भी इसका भी मान आप देख रहे हैं कि 2 बटे में 3 नहीं आ रहा है। तीसरा मान देखिए BC बटे में QR, तो यहाँ पे अब लिखेंगे BC बटे में QR
क्यू आर। तो बी सी का मान है 8 और क्यू आर का मान है 12। तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 2/3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों की जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो आपस में बराबर है। अर्थात यहाँ से हम यह कह सकते हैं, अर्थात ए बी बटे में पी क्यू इक्वल टू ए सी बटे में पी आर इक्वल टू बी सी बटे में क्यू आर इक्वल टू 2/3, यानी सभी का मान आपस में बराबर है। और यह जो है क्या है, यह समरूपता की जो है कसौटी है। समरूपता की कसौटी का मतलब यह समरूपता का नियम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में अनुपातिक हों तो वह त्रिभुज समरूप होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे समरूपता की कसौटी से देखिएगा, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, त्रिभुज ए बी सी यह समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, यह आपका यहाँ पे पूरा आपका सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इतना आप करेंगे, इस प्रश्न के लिए आपको 4 में 4 नंबर मिलेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 का घ। प्रश्न नंबर 2 का घ देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 का घ है बच्चों कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके लिए हम नए पेज पर चलते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम अंश और हर को x और y मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। ठीक है, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। यह आपको इतना हमने मान लिया। अब प्रश्न में जैसे जैसे कह रहा है उसके हिसाब से चलना है। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर 4/5 हो जाती है। तो ये अंश x है, हर यह है। तो आप जानते हैं कि भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर होती है। तो अंश में भी 1 जोड़ दिया और हर में भी 1 जोड़ दिया, तो भिन्न का जो मान हुआ वह आपका हो गया 4/5। ऐसा प्रश्न में कह रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से x और y के रूप में आपका एक समीकरण बन जाएगा। चलिए तिरछा गुणा कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे गुणा कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 5x और +5 बराबर यहाँ से 4y और +4। यहाँ से y वाले का पक्षांतर कर लें तो 5x - 4y बराबर 4 - 5। ठीक है, तो यहाँ से 5x - 4y इक्वल टू -1। यह आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, यानी पुनः प्रश्नानुसार अगर हम बात करें तो यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो पुनः प्रश्नानुसार आप कह सकते हैं, पुनः अंश और हर में से 5 घटाया जाए, यानी x - 5 और बटे में y - 5, दोनों में से 5 घटाने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो y - 5 इक्वल टू 1/2। यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह 2x - 10 बराबर y - 5 यह हो जाएगा। y का पक्षांतर कर दें तो 2x - y इक्वल टू -5 और इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 10। तो यह 2x - y, 10 में से 5 गया 5। यह जो है आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके बच्चों आपको x और y का मान फाइंड आउट कर लेना है। समीकरण 1 और 2 को, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे y है और यहाँ पे 4y है। अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें, ठीक है ना, इस वाले समीकरण में मतलब 4 का गुणा कर दें तो y वाला पद बराबर हो जाएगा और वहाँ से x की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 4 का गुणा करके और समीकरण 1 को घटा दें। ठीक है, तो चलिए यही काम करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, समीकरण 2 में 4 का गुणा, देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं समीकरण 4
समीकरण 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस समीकरण 1। इसका मतलब समीकरण 2 में 4 का गुणा करके 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो सभी पदों में गुणा होगा, ध्यान रखिएगा। तो 4 दूनी 8 यक्स माइनस 4y बराबर 4 पचे 20। फिर समीकरण 1 को घटाने पर तो यह हो जाएगा आपका 5 यक्स माइनस 4y इक्वल टू -1। ठीक है, अब घटाना है तो सभी का सिंबल चेंज कर देंगे। तो 8 में से 5 गया, ये हो जाएगा 3 यक्स, यहाँ पे यह तो कट जाएंगे, बराबर यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 20 और 1 21। तो यक्स की वैल्यू क्या आ गई, यक्स की वैल्यू आ गई, 3 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 सते 21। ठीक है, यक्स की वैल्यू आ गई बच्चों 7। अब यही यक्स का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें तो हमें y का मान मिल जाएगा। चलिए यक्स बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, यक्स बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखिए तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 यक्स बराबर -1, इसका पक्षांतर कर देंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, +4 मल्टीप्लाई, हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, यक्स के स्थान पे वैल्यू रखना है, माफी चाहेंगे। ठीक है, यक्स के स्थान पे तो देखिए 7 पचे 35, यहाँ पे यक्स के स्थान पे रखेंगे 7 पचे 35, पक्षांतर कर देंगे तो देखिए यह हो जाएगा -4y बराबर, ठीक है ना, 35, तो -1 और -35 ये हो जाएगा माइनस में 36, या माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4 9 36 9 आ जाएगा। तो यक्स और y का मान हमें मिल गया। अब आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, वो अभिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में आप देख सकते हैं वो अभिन्न ज्ञात कीजिए यहाँ पे। तो वो अभिन्न प्राप्त भिन्न क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए प्राप्त भिन्न। अब आप जानते हैं कि भिन्न जो होती है अंश बटे हर होती है, तो अंश का मान है 7 और हर y हमने माना था तो y का मान है 9, यानी यह हो गया आपका 7 बटे में 9, यह आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, 7 बटे में 9 यह आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 का अंग। प्रश्न नंबर 2 का अंग क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कर कीजिए। 9x² - 3x - 2 बराबर 0। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, समीकरण को हल करके और इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण आपका दिया हुआ है। समीकरण को हल करने के लिए बच्चों आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो x² का जो गुणांक है इसका यह जो है अचर पद में गुणा करेंगे, तो 9 दूनी 18। अब 18 यहाँ पे आया तो 18 का ऐसा दो खंड करेंगे कि गुणा करने पर 18 आए और यहाँ पे माइनस से तो घटाने पर 3 आए। तो आप देख सकते हैं 6 3 18 और 6 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और गुणा करने पर 18 आएगा। तो यहाँ पे अब इसी का गुणनखंड करना है, पहले और अंतिम पद में कोई चेंजेज नहीं होता है। तो ये आपका 9x² माइनस, ठीक है, माइनस आपका 6 - 3 और यहाँ पे यक्स है तो यक्स लिखेंगे -2 बराबर 0। अब इसी को हल कर लेना है, तो 9x² माइनस का गुणा करेंगे यक्स सहित तो -6x और माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो यह 3x - 2 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह इन दोनों में हमें 3 कॉमन मिल रहा है, 3 और यक्स, तो यहाँ पे 3x कॉमन लिए तो 3 यक्स यहाँ पे बचा। देखिए 3 3 के 9 कॉमन का मतलब कि भाग देना, तो 3 से 9 में भाग देंगे 3 आएगा, x² से x का भाग देंगे तो 1 यक्स कटेगा, 1 यक्स बच गया, माइनस 3 दूनी 6 यक्स से यक्स कट गया, प्लस अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ से 3x - 2 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में बच्चों सेम सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ रहा है, मतलब सही है। ठीक है, अब यहाँ से 3x - 2 भी आपको कॉमन मिल जाएगा, 3x - 2, तो यहाँ से क्या बचा आपका 3x + 1 बचा और यह बराबर 0। अब क्रमशः इन्हें 0 के बराबर कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो 3x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर देंगे 2, x बराबर 2 और इस 3 को इधर भेजेंगे तो बटे में 3। वैसे यहाँ पे भी करेंगे 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1 बटे में 3 का पक्षांतर इधर कर दे, तो यही x के दो मान आ जाएंगे, 2 बटे में 3 और -1 बटे में 3। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 का 4 और यह 4 नंबर का अंतिम प्रश्न बच्चों। क्या प्रश्न पूछा हुआ है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। प्रश्न है आपका कि वह आप ज्ञात कीजिए, आप मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो चलिए जैसा कह रहा है वैसा आपको चलना है। केवल हम मान लेंगे कि माना इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है। ठीक है, माना यहाँ पे लिख लेंगे, माना श्रेणी का प्रथम पद A तथा
सारवंतर डी है। ठीक है, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। ठीक है, यह आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है समझिएगा, जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक है, तीसरा पद 16 का मतलब देखिए फार्मूला आपको यही लगाना है कि ए एन बराबर आपको यहाँ पे 16 दिया हुआ है। तीसरा पद का मतलब कि एन बराबर 3 आपसे बोला हुआ है। ठीक है, तो इसी यहाँ पे फार्मूला लिख देते ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र का प्रयोग करना है। तो ए एन का मान है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू है 3 में से 1 गया 2 डी। ठीक है, यह आपका समीकरण 1 हो गया। फिर आपसे दूसरी कंडीशन में क्या बोला हुआ है, यहाँ पे सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। श्रेणी का जो है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं प्रश्नानुसार, समझिएगा ध्यान से। प्रश्नानुसार सातवां पद, श्रेणी का सातवां पद यानी ए प्लस एन का मान है 7, सेम ऐसे ही है ए प्लस 7 माइनस 1, तो यह हो जाएगा ए प्लस 6 डी बराबर श्रेणी के पांचवें पद से 12 अधिक है। तो पहले श्रेणी का पांचवां पद हम यहाँ पे ज्ञात करें, तो श्रेणी का पांचवां पद यानी ए प्लस एन का मान है 5, तो 5 माइनस 1 4 डी, और उससे 12 अधिक का मतलब कि प्लस 12। ठीक है, यह आपसे कह रहा है। अब यहाँ से हमें हल करके कुछ ना कुछ मान हमें इन दोनों समीकरणों को अभी से यहाँ से समीकरण बना लेते हैं पहले। तो देखिए ए और ए का पक्षांतर करेंगे तो ए से ए तो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यह क्या बचा 6d, और इसका पक्षांतर करेंगे तो यह 4d बराबर 12। 6 में से 4 जाएगा तो यह हो जाएगा 2d इक्वल टू 12। d बराबर क्या हो जाएगा 2 छक्के 12, यानी d बराबर 6। ठीक है, d का मान तो 6 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम a का भी मान ज्ञात करेंगे। a का मान ज्ञात करने के लिए यही d का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं d का मान। तो 16 बराबर a प्लस, देखिए 2d है तो 2 मल्टीप्लाई d, यानी 6 दूनी 12। a बराबर क्या हो जाएगा, 12 का पक्षांतर करेंगे 16 माइनस 12, तो a बराबर हो जाएगा 4। अब यहाँ से बोला हुआ है कि इसके आधार पे आपको प्राप्त श्रेणी बताना है, बोला हुआ ना, वो आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्राप्त श्रेणी क्या होता है, यहाँ से हम प्राप्त श्रेणी की बात करें। प्राप्त श्रेणी तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, देखिए होता है a, फिर आपका a प्लस डी, फिर आपका a प्लस 2d, फिर आपका a प्लस 3d। अब यहाँ से सभी मानों को रख देना, ऐसे डैश 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 आगे तक होता है। ठीक है, तो a का मान आपका क्या है 4, तो श्रेणी का पहला मान तो 4 हो गया, यहाँ पे पहला मान 4। a प्लस डी, तो a का मान है 4, d का मान है 6, तो 6 और 4 10। फिर a प्लस 2d, तो a का मान है 4 और d का मान है 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। फिर a प्लस 3d, a का मान है 4 और d का मान है 6, 6 3 18 और 4 22 डैश डैश डैश। यही आपका जो है प्राप्त समांतर श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, 4, 10, 16, 22 ऐसे करके आप आगे तक। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3, और यहाँ से आपके 6 नंबर वाले प्रश्न आपके कंटिन्यू होते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 3, 4 और 5 यह तीनों आपके 6 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, समझिएगा। यहाँ पे एक तो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए, यानी आपको समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को हल करना है। और दूसरा प्रश्न है अथवा में। अथवा में क्या है कि एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे जैसे लंबाई और चौड़ाई का जो भी कॉम्बिनेशन कर रहा है उसकी सहायता से हमें सबसे पहला काम होगा कि लंबाई और चौड़ाई हम ज्ञात कर लें, और लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगा तो आयत का क्षेत्रफल हम इजली जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोनों प्रश्न आपको परीक्षा में दोनों में से कोई एक ही करना है, या तो ऊपर वाला अच्छी तरह आ रहा है तो उसको करना है, या तो नीचे वाला अच्छी तरह आ रहा है तो उसको करना है। अब यहाँ पे समीकरण हल करना आपके लिए आसान है, बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पे एक समीकरण ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे 2 का क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो यह समीकरण आपका हो जाएगा 12x माइनस 10y बराबर 2। ठीक है, जब 2 का गुणा करेंगे तो इस वाले समीकरण को आप क्या लिख लेंगे, इस वाले समीकरण को आप लिख लेंगे 12x माइनस 10y बराबर 1। ठीक है, और एक समीकरण आपका है 5x प्लस वाई। अब यहाँ पे आप इस समीकरण में चाहें तो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस में 10 है। तो देखिए यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप चाहें तो इस समीकरण में 10 का गुणा करके
और दूसरे समीकरण में जोड़ दें तो ये वाला y वाला पद यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। फिर जब x का मान आ जाएगा तो x का मान किसी भी समीकरण में रखकर आप y का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इस वाले प्रश्न को हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये वाला प्रश्न आप ऑलरेडी हल कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। उसके लिए बच्चों एक नए पेज पर चलते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को कुछ मान लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, ठीक है। माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। अब आप जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों, क्षेत्रफल की हम बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपका क्षेत्रफल होता है, यानी x y जो है इसका क्षेत्रफल होगा। अब प्रश्न में चलिए देखिए यहाँ पे दो कंडीशन कह रही है। पहले कंडीशन को देखते हैं। बोला हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। तो देखिए यहाँ पे पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, ठीक, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, बोला हुआ है कि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। तो पहले तो लंबाई x थी, समझिएगा ध्यान से, पहले लंबाई x थी, लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए यानी x + 2 हो गई। और फिर आपका क्या कह रहा है कि चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। तो चौड़ाई आपका y है, चौड़ाई y - 2 कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल जो है 28 मीटर कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल xy था, xy से 28 मीटर कम का मतलब कि -28, ठीक है। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए क्या बोला हुआ है कि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। तो पहले लंबाई x हमने माना, तो बढ़ने का मतलब कि प्लस कर देंगे। कह रहा है कि चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। तो चौड़ाई आपका y था, माना हुआ था, तो 2 मीटर कम कर दिया हमने। तो उसका जो क्षेत्रफल 28 मीटर कम हो गया, यानी पहले क्षेत्रफल xy था तो xy - 28 हो गया। यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, x और y का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा xy - 2x, ठीक है, xy - 2x, इसका गुणा किए। अब ऐसे ही 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो प्लस 2y - 4 इक्वल टू xy - 28, ठीक है बच्चों। अब देखिए xy का हम पक्षांतर करेंगे तो xy से xy कट जाएगा, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर लें, समीकरण बना लें। तो देखिए समीकरण बनाएंगे तो देखिए ये आपका प्लस वाला है, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो 2y - 2x, ठीक है, इक्वल टू ये आपका 28 माइनस में है, यह इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यह इधर जाएगा तो देखिए चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, -28 + 4। तो 28 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करें, देखिए यहाँ से ये आपका हो जाएगा 2y - 2x इक्वल टू -28 में से 4 गया 24 और चिन्ह बड़ी संख्या का तो -24। इसको बना लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 बना लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है उसको समझिए। कह रहा है कि यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर बढ़ जाता है। तो समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, यानी पहले लंबाई x थी 1 मीटर कम यानी x - 1। फिर कह रहा है चौड़ाई 2 मीटर वृद्धि कर दी जाए। तो चौड़ाई y थी 2 मीटर वृद्धि का मतलब कि y + 2। तब यह क्या हो जा रहा है, क्षेत्रफल 33 मीटर बढ़ जाता है। तो पहले xy क्षेत्रफल था, अब यह 33 मीटर बढ़ने का मतलब कि +33। यहाँ से भी एक समीकरण बना लेंगे। अब यहाँ से समीकरण बनाएंगे, देखिए x का y में गुणा तो ये आपका xy प्लस x का 2 में गुणा तो यह 2x, फिर -1 का y में गुणा तो -y और -2, यह बराबर हो जाएगा xy + 33 के। xy का पक्षांतर करेंगे तो xy से xy कट जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2x - y बराबर 33 और इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 33 और 2 35 हो जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 की सहायता से हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे और फिर आयत का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्या करना है, यहाँ पे y वाला पद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हमें करना है। तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करके और जोड़ दें। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए समीकरण 2 में 2 का गुणा करके जोड़ने पर तो समीकरण 2 गुणे 2 और प्लस समीकरण 1, ठीक है, इतना काम करना है। तो चलिए समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, सभी पदों में गुणा होगा, 2 दूनी 4x - 2y
इक्वल टू 35 दूनी 70, ठीक है, यह हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपका हो गया, देखिए 2y माइनस 2x इक्वल टू -24। अब यहाँ पे देखिए y वाला पद जो है या प्लस में या माइनस में, तो यह दोनों कट जाएंगे, 4 में से 2 जाएगा तो यह हो जाएगा 2x इक्वल टू 70 में से 24 को माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, और यह आपका 6 में से 2 गया 4, 46 हो गया, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर इस 2 को इधर भेजेंगे तो बटे में आएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी 2 से इसको कट करेंगे तो यह 23 हो जाएगा। तो x का मान तो आ गया 23। अब यहाँ से y का मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान 23 आ गया। अब चलिए यही मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, हमें y का मान मिल जाएगा। चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं, x बराबर 23 समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे बच्चों तो क्या आएगा देखिएगा। समीकरण 1 आपका यह है, तो यहाँ से देखिए 2y इक्वल टू -24, ठीक है। अब यह देखिए समीकरण 1 में, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है जब मान रखेंगे x का मान, तो 23 और दूनी 46, तो -24 और यह -46 इधर पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा +46। अब यहाँ से हम y का मान फाइंड आउट कर लेंगे, तो देखिए y का मान क्या करेंगे, 46 में से 24 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 में से 4 गया 2, ठीक है, और 4 में से 2 गया 2, यानी y का मान आ गया यहाँ से आपका 22, ठीक है ना, 22 आ गया। अब हमें y और x का मान जब पता चल गया और हमें चाहिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत, यहाँ से देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई x है और चौड़ाई y है, और दोनों का मान भी आ गया। लंबाई का मान आया 23 और चौड़ाई का मान आया 22, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 22 तिहाई 66 के 6, 6 हासिल, 22 दूनी 44 और 6, 44 और 6 50, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 506। देखिए यहाँ पे 22 तिहाई 66, 6 हासिल, 22 दूनी 44 और 6 50, 506, और यह सभी जो है क्या है आपके सेंटीमीटर में है, तो यह हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वर्ग मीटर में होता है। 506 मीटर स्क्वायर, ये आपका प्रश्न नंबर 3 का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 4 है कि क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर ध्वज लगा है, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्या क्या पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न में समझिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4, ये आपकी आकृति बन रही है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि क्षैतिज तल के एक बिंदु O से, तो ये आपका क्षैतिज तल है, यहाँ बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे, तो यहाँ पे यह 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी यह जो कोण है यहाँ पे 30 अंश बन रहा है। और यहाँ Q से R की दूरी, यह आगे नहीं है यहीं तक है, ध्यान रखिएगा। Q से R की ऊंचाई जो है 20 मीटर का आ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। अब भवन का यह शिखर है, तो यहाँ पे ध्वज मतलब यहाँ पे झंडा आप कह सकते हैं लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, झंडा लगा हुआ है। अब ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, यानी यहाँ से जो कोण बना है वह 45 अंश है। तो ध्वजदंड की लंबाई, यानी आपको पी आर की लंबाई, यानी पी आर का मान हमने यक्स माना हुआ है, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, यक्स के मान के साथ बिंदु ओ से भवन के पाद की दूरी, तो बिंदु ओ से भवन के पाद की दूरी यानी आपको ओ क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, एक एक स्टेप को यहाँ पे ध्यानपूर्वक हम लोग समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो क्रमशः जो है दोनों त्रिभुजों को लेकर हम चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार हम त्रिभुज ओ क्यू आर की बात करेंगे और एक बार पी ओ क्यू की बात करेंगे, और दोनों को हल करके हमें यक्स का मान और ओ क्यू का मान हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि माना पी आर बराबर यक्स, या ऐसे मान सकते हैं कि ध्वजदंड की लंबाई एक्स मीटर है, ठीक है। माना ध्वजदंड की लंबाई, ठीक है ना, प्रश्न में यही बोला हुआ है आपसे कि ध्वजदंड की लंबाई, तो माना ध्वजदंड की लंबाई बराबर यक्स मीटर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ से देखिए आर क्यू की वैल्यू, आर क्यू की वैल्यू है ये आपका 20 मीटर। अब हम लोग क्रमशः इन दोनों समकोण त्रिभुजों को लेकर चले। यहाँ पे देख रहे हैं आप समकोण त्रिभुज यह बन रहा है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले, चलिए यहाँ पे छोटे वाले त्रिभुज में बात कर लें। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज आर ओ क्यू में, आर ओ क्यू में, समकोण त्रिभुज आर ओ क्यू में, तो यह लंब है, यह आधार है। तो यहाँ से छोटे त्रिभुज के लिए हम 30 का मान लेंगे, क्योंकि इसके लिए जो एंगल है वह 30 डिग्री का है। तो tan बनेगा, लंब बटे आधार tan बनेगा, तो tan 30 अंश बराबर आपका हो जाएगा आर क्यू बटे में ओ क्यू। ठीक है, अब यहाँ से मान रख लेते हैं। तो देखिए आर क्यू का मान आपका है 20, आर क्यू का मान है 20 बटे में ओ क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से tan 30 का हम मान रख देंगे बच्चों, ठीक है ना, tan 30 का हम मान रख देंगे। तो आई होप कि आपको tan 30 का मान आपको आता ही होगा। ठीक है, tan 30 का मान आप जानते हैं कि 1 बटे में √3 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे 1 बटे में √3, यह बराबर हो जाएगा 20 और यहाँ पे ओ क्यू, यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा 20 और √3। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे √3 का मान रख देंगे। ठीक है, √3 का हम मान रख देंगे। प्रश्न में √3 का मान दिया तो नहीं है, हम अपने मन से जो है √3 का मान यहाँ पे रख देंगे या यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर आप मैच कर लीजिएगा, अगर आंसर यही आया होगा तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, या अगर आंसर में अगर मान लीजिए पॉइंट में वैल्यू रखा होगा तो पॉइंट में आप कर सकते हैं। तो यहीं पर छोड़ देते हैं फिलहाल इसको। ठीक है, एक आंसर तो आपका आ गया। अब दूसरे आंसर के लिए हम लोग चलते हैं, जो कि हमें क्या निकालना है, यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, POQ में, POQ में, समकोण त्रिभुज POQ में जब बात करेंगे तो वहाँ पे भी tan ही थीटा बन रहा है आपका। तो यहाँ पे देखिए tan 45 अंश बराबर, उसके लिए क्या होगा देखिए PQ होगा, लंब क्या होगा PQ और बटे में OQ। ठीक है, तो PQ का मान जो होगा बच्चों यह 20 है और यह यक्स है, तो यक्स प्लस 20 पूरा हो जाएगा। PQ यहाँ पे लिख भी देते हैं, PQ बराबर यक्स प्लस 20। ठीक है, यक्स प्लस 20। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान रखने हैं, तो PQ का मान है यक्स प्लस 20 और OQ का मान आया है 20 √3। तो हम डायरेक्ट वैल्यू भी रख देते हैं 20 और √3। यहाँ से यक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर यक्स प्लस 20 बटे में 20 और √3, तिरछा गुणा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा देखिए, यह हो जाएगा 20 और √3 बराबर यक्स प्लस 20। ठीक है, हमें यक्स का मान चाहिए तो इसका पक्षांतर कर दें, तो यहाँ से यह हो जाएगा आपका देखिए यक्स बराबर 20 √3, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा आपका √3 - 1। तो ये आपका यक्स का मान आ गया। यही दो मान आपको ज्ञात करने थे, यक्स का मान, यह भी आपका मीटर में होगा। ठीक है, यही दो मान आपको ज्ञात करने थे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए इन दोनों में किसी एक ही को करना था। एक प्रश्न आपका अथवा में है, तो इस प्रश्न को आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पूरा प्रश्न हम बताने लगेंगे बच्चों तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पांचवा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छिलकर एक महत्तम गोला बनाया गया, छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए बोला हुआ 14 सेंटीमीटर भुजा का, यानी घन की जो भुजा है यहाँ पे दिया हुआ है, घन की भुजा। ठीक है, अगर ए से प्रदर्शित कर रहे हैं तो ए बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यह तो घन की भुजा हो गई। अब अगर हम कहें कि घन का आयतन की बात करें, ठीक है, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है बच्चों भुजा का क्यू, यानी भुजा को अगर ये माने हैं तो ए पे पावर 3, इसका हम ए का मान रख लेंगे। ए का मान क्या है 14, तो 14 ए पे पावर 3 का मतलब कि इसका 3 बार गुणा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 14 का गुणा होगा तो 196 और फिर गुणे में 14। चलिए इसका भी गुणा कर लेते हैं। 14 छाक 84, ठीक है, 14 छाक 84 के 4, 8 हासिल, 14 नामा 126, 126 और 8 134, 134 के 4, ठीक है, 13 हासिल, 14 कम 14 और 13, 14 कम 14 और 13 27। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा 2744 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, 14 छाक 84 के 4, 8 हासिल, 14 नामा 126, 26 4 30 और 4 34, 134, 13 हासिल, 14 कम 14 और 13 आपका हो जाएगा 27। यह हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि जो घन की जो भुजा होगी ना, जैसे घन आपका कुछ ऐसे ही होगा, देखिए कुछ ऐसा ही होगा ना ऐसे, तो यह घन की अगर यह भुजा है, यह वाली ये घन की भुजा है, तो गोले के केस में हम क्या कहेंगे इसको, यह व्यास हो जाएगा। तो इसके लिए हम त्रिज्या की अगर ज्ञात करें, गोले के लिए त्रिज्या,
तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा हो जाएगा, यानी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया। अब गोले का आयतन यहाँ से ज्ञात कर लें। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ से मान रख लें तो 4/3, पाई का मान है 22/7। ठीक है, आर का मान है 7, तो 7 का क्यू यानी 7 × 7 × 7। यहाँ 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। अब गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 22 चौके, यहाँ पे देखिए या तो 7 7 49, देखिए 4 × 22 और गुणे में 49। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों का और बटे में 3 भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बटे में 3, इन सभी का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 22 चौके 88, 88 × 49 बटे में 3। इतना करने के बाद देखिए प्रश्न में थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे अभी गुणा कर लेते हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया गया। छिली हुई लकड़ी का आयतन, तो समझिएगा पहले तो वह घन के आकार का है। घन के आकार को जब छीला गया तब उससे गोला बना, और छिले हुए लकड़ी का आयतन बताना है। जो छिलकर उसका आप कह सकते हैं जो छिलका निकाला गया उसका आयतन बताना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आपने घन का आयतन निकाला, ठीक है, फिर गोले का आयतन निकाला। अब जब घन का आयतन में से गोले के आयतन को आप माइनस कर देंगे तो आपको छिले हुए भाग का आयतन आपको पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे लकड़ी का आयतन बराबर, लकड़ी का आयतन बराबर, लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए गोले का आयतन माइनस घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। तो घन का आयतन है 2744 माइनस यहाँ पे 88 × 49 बटे में 3। इसी को हल कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले 88 और 49 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर लेंगे पहले। ठीक है, तो 27 44 में 3 का जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 3 सते 21 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, 8232 माइनस 88 और 49 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4312। ठीक है, बटे में 3। ठीक है, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं वीडियो में अगर गुणा करके दिखाऊंगा बच्चों तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, फिर आपका 10 2 12, 12 में से 3 गया 9 और 7 में से 4 गया 3, तो 3920 बटे में 3। और यह लकड़ी का आयतन है, आयतन हमेशा घन में होता है तो यह घन सेंटीमीटर, यही आपका लकड़ी का आयतन हो गया। आई होप कि पूरा वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पे पूरा वीडियो आपका समाप्त हुआ। आई होप कि पूरा आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। आपसे बस इतना ही कहना है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों के पास तक यह वीडियो पहुँचे और अधिक से अधिक लोगों का हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।